पदार्थ का वर्गीकरण, क्लास 9 चैप्टर 2। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ कितने अवस्थाएं में रहते हैं? 3 अवस्था में। सही बोले? एक में हो गया ठोस, द्रव्य और गैस। थोड़ा सा हम पिछले कक्षा का यहाँ हम लोग स्मरित कर लेते हैं, फिर इस पर पदार्थ का वर्गीकरण पर आ जाएंगे। तो यहाँ जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर 3 अवस्था में पदार्थ मिलते हैं, ठोस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में और गैस की अवस्था में। अब यहाँ हम लोग कल्पना करेंगे कि ठोस क्या है, द्रव के रूप में यह क्यों रहता है, पदार्थ गैस के रूप में क्यों रहता है, 3 अवस्था में, अलग अलग अवस्था में क्यों रहता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग पिछले कक्षा में बहुत ही अच्छा ढंग से देखे थे। 3 हम घर बनाते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं, 3 घर बनाते हैं। और यहाँ ये जो हम बिंदा दे रहे हैं, ये ए, बी और सी। यह हो गया ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। हम लोग पिछले वीडियो में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हम पुनः स्मरित करा देते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने में हमको सहूलियत रहेगा। तो ये पदार्थ का यहाँ वर्गीकरण पढ़ेंगे। यहाँ 3 अवस्था में यहाँ पदार्थ रहता है, मौजूद रहता है। यहाँ ठोस, यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जो यह बिंदा दिया है, इसको हम, इस बिंदा को कहते हैं अणु, मॉलिक्यूल। यह भी मॉलिक्यूल हो गया, अणु हो गया, यह भी अणु हो गया। ठीक है, यह बिंदा। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम बहुत ज्यादा बिंदा दिए और इससे कुछ कम इसमें दिए हैं और सबसे कम इसमें दिए हैं। इसका क्यों दिया है ऐसा? इसके पीछे यही कारण है कि यहाँ जो है, यहाँ 2 चीज है, बस जान लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिखते हैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। इसका हिंदी हो गया अणु के बीच की दूरी, अणु के बीच की दूरी। ये जो है, एक अणु से दूसरे अणु के बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस नहीं रहता है, या रहता भी है तो बहुत ही नगण्य टाइप का रहता है, बहुत कम रहता है, बहुत ही कम रहता है, सटा सटा रहता है। एक अणु से दूसरे अणु के बीच में, उसको इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। आंतरिक आणविक जगह, आंतरिक आणविक, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है
कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी किसमें, तो ठोस में नहीं रहता। और दूसरी बात यहां है कि ये जो इंट्रा सेलुलर फोर्स बल, मतलब एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जो आकर्षण बल रहता है वह बहुत ही ज्यादा रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स या विकर्षण फोर्स। तो इसके कारण से क्या होता है कि एक अणु कहीं दूसरे जगह नहीं भागता है, वह अपने स्थान पर एस्टेब्लिश्ड रहता है, जिसके कारण से यह क्या होता है, तो कठोर होता है यह ठोस। जैसे आयरन ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, उसके बाद जो है सोना ले लीजिए, तो ये सब चीज जो है ठोस के गिनती में आता है। और फिर यहाँ आ जाते हैं द्रव्य। तो इसका जो है स्पष्ट है कि आंतरिक बल जो है, आणविक बल कम रहता है, क्योंकि इस एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जो है दूरी रहता है, गैप रहता है, और आकर्षण बल कम लगता है। फिर तीसरे में हम लोग आते हैं कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच में क्या होता है, तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है, द्रव से ज्यादा इसमें स्पेस होता है, और आकर्षण बल नहीं के नगण्य के बराबर होता है, हल्का फुल्का लगता है। इसलिए यह ठोस के यही दो कारण यही इंट्रामोलिकुलर स्पेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कारण कोई भी पदार्थ ठोस के रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है और गैस के रूप में रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं आज के चैप्टर पर। तो यहां देख लिए हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। अगर कोई एलिमेंट जो है, तत्व है, हाइड्रोजन है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन का ही अणु रहेगा, परमाणु रहेगा। ऑक्सीजन का परमाणु इसमें नहीं आ जाएगा, नहीं रहेगा, साथ में फ्री रहेगा, शुद्ध रूप में एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। यह कोई भी तत्व जिसे किसी रासायनिक विधि के द्वारा या भौतिक विभाजित हम लोग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, प्लेटिनम। अब यहां हम लोग एक मुख्य चीज थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी तक पूरे विश्व में कितने तत्वों का आविष्कार हो गया है, इन्वेंशन के बारे में हमको पता चल गया है, या हमारे वैज्ञानिक जो है उसके विषय में हम लोग क्लास में सिलेबस में पढ़ते हैं। 118 तत्व का अभी तक इन्वेंशन हुआ है, जिसमें 92 जो है नेचर से प्राप्त होता है, प्रकृति से, नेचुरल। यहाँ बोलते हैं 92 को हम क्या ले लेंगे, प्रकृति में मौजूद है, नेचर, प्रकृति से यह प्राप्त होता है। और 26 जो है यह हम लोग प्रयोगशाला में बनाए हैं, प्रयोगशाला में हमारे जो साइंटिस्ट है वो बनाए हैं। तो टोटल हो गया 118 तत्व। ठीक है, यहां तक हम लोग को जानकारी में हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से इस पर, लेकिन आज हम तत्व हम जान लिए कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही परमाणु से बना होता है, जिसे किसी रासायनिक विधि के द्वारा हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ दो, अगर तत्व का वर्गीकरण हम लोग करते हैं तो दो अवस्था में तत्व मौजूद रहता है। एक हो गया धातु और एक हो गया अधातु। अब यहाँ धातु और अधातु में हम कैसे अंतर समझेंगे कि यह जो तत्व है यह धातु है और यह तत्व अधातु है।
ठीक है, इसका कुछ गुण हम लोग जान लेते हैं। आप लोग भी मालूम है पहले से कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चमक होती है धातु में। इसके बाद हो गया यह, मतलब धातु उष्मा को हीट कहते हैं, गर्मी, हीट, एवं विद्युत, इलेक्ट्रिक का सुचालक होता है, का सुचालक होता है। और यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। कमरे के तापमान पर यह ठोस अवस्था में रहता है। यह तन्य होता है, यह तन्य होता है। यहाँ देखे हम लोग कि यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। कौन? तो धातु। लेकिन अपवाद है एक पारा, जो कि द्रव के रूप में रहता है, द्रव के रूप में। अब यहाँ तन्य, तन्य का अर्थ हो गया कि यहाँ इतना बड़ा, यह मान लीजिए कि सोना हो गया, तो इसको पीटते पीटते एक बहुत ही पतला तार के समान में लंबा खींच जाता है, और यह टूटता नहीं है। जहां तक इसका तन्यता होगा वहां तक यह खींच लेता है, बहुत महीन से महीन रूप में, इसको तार के रूप में। तो यह इसी को कहते हैं तन्य, तन्य या तन्यता कहते हैं। लोहा भी हो गया, इसमें भी तन्य होता है, इसीलिए यह धातु है। क्या है? धातु है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, और यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। धातु, ये धातु। और यह तन्य होता है। तन्य के विषय में यहाँ हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं कि धातु का हो गया लोहा, सोना, तांबा, लोहा, सोना, तांबा, चांदी, चांदी, एल्यूमिनियम, इतना हम लोग देख लिए हैं। अब आ जाते हैं अधातु पर। और भी होता है सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातु है, क्योंकि ठोस के रूप में रहता है तो वो धातु है। अब आ जाते हैं अधातु पर हम लोग। स्पष्ट है, आप लोग भी जानते हैं, इसमें
एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है, इसमें कोई चमक नहीं होती है। किसमें? तो अधातु में। यह जो है अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। और ये प्रायः गैस के रूप में पाया जाता है। जितना भी अधातु है प्रायः गैस के रूप में पाया जाता है। लेकिन एक है ब्रोमीन, आप लोग याद रखिएगा, ब्रोमीन अधातु है जो द्रव के रूप में रहता है, लेकिन है क्या? तो अधातु द्रव के रूप में रहता है। अपवाद है यह ब्रोमीन। तो इसका जो भी है हम लोग उदाहरण जानबे करते हैं कि जो भी गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ये सभी अधातु है। इसमें अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है। ये प्रायः गैस के रूप में रहता है, लेकिन अपवाद है एक ब्रोमीन। उदाहरण हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस। अब यहाँ इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग धातु में पढ़े थे, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है कैसे, तो इस विषय में यहाँ हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके। आप लोग भी जानते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ हम एक गैस जला देंगे। यहाँ गैस जला दिए, यह जलता हुआ गैस है, जलता हुआ गैस है। यहाँ जो है एक हम आयरन का ले लिए, इसमें पानी दे दिए, यह है लोहा का। और यह जो रड है इसमें, जिसको हम हाथ से पकड़े हुए हैं, इसको हम हाथ से पकड़े हुए हैं, यह है लकड़ी का, यह है लकड़ी का और यह है लोहा का। इस पर हम आग पर दिए हुए हैं, गैस पर चढ़ाए हुए हैं, इस पर पानी दे दिए हैं गर्म करने के लिए, पूरा हीट करने के लिए। यहाँ हम पकड़े हुए हैं, कितनों यह हीट हो जाएगा तो मेरा हाथ के साथ यहाँ तक ऊष्मा नहीं पहुंचेगा, हीट नहीं पहुंचेगा, मेरा हाथ नहीं पकेगा। क्यों? इससे पहले एक्सपेरिमेंट में हम बताए थे कि यहाँ अगर लोहे का रड देंगे या एल्युमिनियम का रड देंगे तो यहाँ हाथ जो है मेरा जलने लगता है और यहाँ नहीं जलता है। इसका कारण क्या है? तो यहाँ यही इंट्रा मोलिकुलर स्पेस इसमें कम होता है। यह लोहा का है कलछुल और यह है लकड़ी का, इसमें इंट्रा मोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है और एक अणु से दूरी पर रहता है दूसरा अणु, जिसके कारण यह ऊष्मा नहीं पहुंच पाता है हाथ तक। इसीलिए यह जो है अधातु, जितना भी अधातु है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। लाइन नहीं लगता है लकड़ी में या सूखा बांस में, कोई काम करेंगे हम तो उसमें लाइन नहीं लगता।